गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मालवाहक पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी और इसके अलावा पशु पक्षियों पर प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा विभिन्न तरीके से कि कशेरुकी या अकशेरुकी जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। इसके अलावा जो जनन के आधार पर वर्गीकरण किया गया वो भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर वर्गीकरण किए गए हैं इससे संबंधित उनका हमने अध्ययन किया है। इस पार्ट में हम पशु पक्षी जो हैं, मालवाहक पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी और अन्य प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनसे संबंधित जानकारी लेकर आए हुए हैं और इन पर प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पशु पक्षी और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले देख लेते हैं बाज, गिद्ध और चील के बारे में। तो इनमें मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना देखने की क्षमता होती है। मनुष्य की जो नॉर्मल दृष्टि होती है उससे 4 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता पाई जाती है बाज में, गिद्ध में और चील में। इसके बाद चींटियाँ जो हैं वो एक विशेष गंध छोड़ती हैं और उस गंध में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये जो अम्ल होता है इसके माध्यम से वो एक दूसरे की गंध पहचान लेती हैं और एक के पीछे एक क्रम में चलती जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि एक के पीछे एक चींटियाँ चल रही होती हैं जबकि वो देख नहीं सकती हैं, तो फिर वो कैसे चल सकती हैं? तो वो एक गंध छोड़ती हैं जिसमें ये अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल। रेशम का कीड़ा जो है वो गंध के द्वारा मादा की पहचान करता है। तो विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है और उसके द्वारा मादा की क्या करता है, पहचान करता है। इसके बाद आते हैं मच्छर पे। तो मच्छर जो है मनुष्य के शरीर की गंध पहचान लेता है और उसके तलवे की जो गर्मी है उसके माध्यम से पता लगा लेता है और आक्रमण करता है। सभी जो पक्षी हैं उनमें आँख की पुतली नहीं घूमती, आँखें दोनों तरफ पाई जाती हैं और एक ही समय में 2 वस्तुओं को देख सकते हैं वो। तो ये आपको नोट करते चलना है माइंड में, ये चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुत्ता, बाघ, शेर की, तो मलमूत्र की गंध से ये क्षेत्र की पहचान लेते हैं कि किस प्रकार का क्षेत्र है। मेढक और जो छिपकली होते हैं वो शिकार के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि छिपकली जीभ के माध्यम से अपना शिकार दूर तक पकड़ती है। उल्लू और जो रैकून होते हैं वो रात को जागते हैं, पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा ये केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं, केवल 2 रंग देख पाते हैं, काला रंग और सफ़ेद रंग। अगर हम हाथी की बात करें तो जो सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो समूह की नेता होती है और एक दिन में ये जो हाथी होते हैं वो 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल पत्तियाँ झाड़ी खा लेते हैं। और कान के माध्यम से ये ताप का नियंत्रण करते हैं, बड़े बड़े कान पाए जाते हैं, उसके माध्यम से ये ताप का नियंत्रण करते हैं। और सोते कम हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, मतलब कि बिना सोए हुए ज़्यादा आराम करते हैं। और झुंड में केवल हथनी या 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वज़न होता है 200 किलोग्राम। 3 महीने के हाथी का वज़न 200 किलोग्राम होता है। इसके बात कर लेते हैं हम डॉल्फिन की। तो ऊंची डॉल्फिन्स जो हैं वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। ये बात आपको याद रखना है कि भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, डॉल्फिन है। और ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है। सांप को रेप्टिलिया वर्ग में रखा गया है जो कि रैंक कर चलता है। इसके कान नहीं होते परंतु कंपन के माध्यम से ये क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं वाइब्रेशन के माध्यम से। जो जहरीले सर्प हैं उसके प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, करैत, कोबरा, दुबोई, अफाइया। ये बहुत ज़्यादा जहरीले सर्प की श्रेणी में आने वाले सर्प हैं। व्हेल जो है वो सबसे बड़ी स्तनधारी प्राणी होती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म देती है और इसकी आयु है 90 वर्ष। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन है, ब्लू व्हेल। स्लॉथ जो है एक भालू के जैसा जानवर होता है जो रात्रि में जागता है। रात्रिचर मतलब होता है कि रात्रि में जागने वाला।
और रात्रि में विचरण करने वाला, और दिन में ये 17 घंटे नींद लेता है, सोता है। भैंस और बगुला जो है वो सहजीविता का उदाहरण है। इनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है। सह मतलब कि साथ में, और जीवी मतलब जीवन यापन करना। जब दो जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं तो इस गुण को बोला जाता है सहजीविता या सहजीवी संबंध। तो जो भैंस और बगुला होता है, तो बगुला प्रायः भैंस की पीठ पर बैठा रहता है, क्योंकि यह भैंस के जो पीठ पर परजीवी छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है, और उसके बदले में जो भैंस है उसको उसके शरीर में जो कीट हैं उसे उन कीटों से मुक्ति मिलती रहती है। तो इस प्रकार दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है और वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो ये तो कुछ चर्चा थी जो प्रमुख पशु पक्षी हैं हमारे आसपास रहने वाले, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो हमने लिए हुए थे। अब हम आते हैं पालतू पशु पक्षी और उनसे होने वाले लाभ पर। तो ऐसे पशु पक्षी जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और घर पर रखते हैं उनको हम पालतू पशु पक्षी बोलते हैं। और दूध के लिए हम किन पशु पक्षियों का उपयोग करते हैं, तो उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, और इनका हम उपयोग दूध के लिए करते हैं और इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। गरीबों की गाय कहलाती है बकरी। याद रखना है आपको कि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। इसके अलावा अंडों के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगर हम बात करें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मालवाहक पशु, तो ऐसे पशु जिनका उपयोग वाहन के रूप में माल को ढोने में किया जाता है उसको हम मालवाहक पशु बोलते हैं। तो मालवाहक पशु के अंतर्गत घोड़ा, गधा, ऊंट और खच्चर का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य के लिए, खेती करने के लिए मोस्टली बैल का उपयोग किया जाता रहा है और बैल कृषि कार्य के लिए पालतू पशु के रूप में रखा जाता है। सुंदरता और मनोरंजन के लिए, तो सुंदरता और मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, बंदर और मछली इत्यादि का उपयोग किया जाता है। एक्वेरियम तैयार किया जाता है जिसमें सुंदर मछलियाँ होती हैं पानी के साथ। और इसके अलावा पिंजड़े में हम तोते का उपयोग करते हैं। खरगोश और बंदर को भी पाला जाता है। इसके अलावा ऊन के लिए भेड़ और बकरी को पाला जाता है, क्योंकि इनमें ऊन प्राप्त होती है इनके बालों से हमें। और शहद के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। इनको मधुमक्खियों को पालने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। और मुजफ्फरपुर और बिहार मधुमक्खी पालन के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। खाद बनाने के लिए केंचुआ उपयोगी होता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है और मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, जो कृषि पैदावार में उपयोगी हो जाती है मिट्टी। इसके अलावा सफाई करने वाले जीव जंतुओं में चील, कुत्ता, कौआ, लोमड़ी, भेड़िया और कुबरेले इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पालतू पशु पक्षी थे जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। अब इस टॉपिक से अंतिम सब टॉपिक हमें ये मिलता है कि जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जानवरों पर प्रदूषण का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं और बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रदूषण क्या कहलाता है? जो पर्यावरण के घटक हैं उन पर कुछ ऐसा अवांछनीय प्रभाव पड़ना कि वो दूषित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण। अगर जल में प्रदूषण होता है तो उसको बोला जाता है जल प्रदूषण। इसी तरह से वायु में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको वायु प्रदूषण बोला जाता है। मिट्टी में प्रदूषण फैल रहा है अपशिष्ट पदार्थों से तो वो कहलाता है मृदा प्रदूषण। और ध्वनि के माध्यम से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है ध्वनि प्रदूषण। तो इन सभी प्रदूषणों के कारण जानवर पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। विश्व प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। प्रदूषण का प्रभाव सभी जीव जंतुओं पर व्यापक रूप से पड़ता है। नदियों में कारखानों द्वारा छोड़े गए प्रदूषित जल से पानी विषाक्त हो जाता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जलीय जीव जंतु जैसे मछलियाँ, कछुए आदि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से प्रदूषित जल छोड़ा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायन घुले हुए होते हैं जो कि बड़े जलीय स्थान पर पहुँच जाते हैं और जलीय जीव जंतुओं को मृत्यु तक हो जाती है इनके माध्यम से। प्रदूषित जल के कारण जलीय जीवों की प्रजनन शक्ति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब भूमि का प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। भूमि यानी कि यहाँ पर मृदा के बारे में बात कही जा रही है कि मृदा में जो प्रदूषण फैल रहा है वो, तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रदूषणों तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का विलय भूमि में होता है, जिसके कारण भूमि प्रदूषित हो जाती है, जिसका प्रभाव जंतुओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भूमि पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, जिस कारण से वो मिट्टी में मिल जाते हैं और भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। और इसका प्रभाव जंतुओं पर डायरेक्टली भी पड़ता है और इनडायरेक्टली भी पड़ता है। भूमि प्रदूषण के कारणों में प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग व टिन आदि भी आते हैं, जिसके कारण कई जीवों जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि की मृत्यु हो जाती है। ये जो जीव हैं जब भूखे होते हैं तो कुछ नहीं मिलता तो पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं, चबा लेते हैं और वो इनके मृत्यु का कारण बन जाती है। तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं प्रदूषण के जीव जंतुओं पर। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण मानव के साथ साथ जंतुओं को भी प्रभावित करता है। जो तेज आवाज़ आती है, कर्ण को अच्छी नहीं लगती है ध्वनि, उसको हम प्रदूषण बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। और कानों को जो ध्वनि अच्छी लगती है उसको संगीत बोला जाता है। तो तेज आवाज़ से अधिकतर जानवर काफ़ी डर जाते हैं या भड़क जाते हैं। यह उनके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। जंगलों में रहने वाले जंतु की सुनने की शक्ति में कमी के कारण ये आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों की संख्या में गिरावट का भी एक प्रमुख कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण का भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इन जीव जंतुओं पर। तो इस तरह से हमारा जीव जंतुओं से रिलेटेड ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।